आज के करंट अफेयर्स 4 मई 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपके हाँ, सबसे पहला करंट अफेयर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? 324। आर्टिकल 324। देखो, जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होती हैं उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरी इसे वर्किंग के लिए। देखो, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा गया है? आपकी डेमोक्रेसी बनाने के लिए, अगर आपको अपनी कंट्री को एक अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी बनाना है ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी कंट्री में जो इलेक्शंस हो, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो वर्ड यूज किया जाता होता है तो कहते हैं, किसी का माइक ऑन है प्लीज। डेमोक्रेसी में इसे कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। किसी भी चीज के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए जरूरी है कोई ऐसी बॉडी बनाई जाए जो इलेक्शन जो कंडक्ट करवाए। ऐसे कोई बॉडी बनाई जाए जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, वो अपनी फंक्शनिंग में ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो अपने डिसीजन खुद ले पाए। ऑब्वियसली है तो ये सरकार की ही बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पर सरकार का डायरेक्टली इसके ऊपर कंट्रोल नहीं चलता। ये अपने फैसलों में ऑटोनॉमस है। इसके कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस एग्जिस्टेंस के कारण एक्चुअली इंडिया की डेमोक्रेसी का स्टेटस स्ट्रांग होता है। क्योंकि जिस कंट्री में जो इलेक्शन करवाने वाली बॉडी है वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होगी, वो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो कभी आपको ये पॉइंट आए कि डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या जरूरी है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब है कोई ऐसी बॉडी हो जो सरकार के कंट्रोल में ना हो। ठीक है, मतलब डायरेक्टली सरकार के अंडर ना हो। एक परमानेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। अब इंडिया में कौन से इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है? आपके पार्लियामेंट के सारे इलेक्शंस। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा के भी इलेक्शंस ये करवाती है और राज्यसभा के इलेक्शंस भी ये करवाती है। इसके अलावा आपकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी यही करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी ये करवाते हैं। और अभी किसके इलेक्शन होके हटे हैं? परसों किसका रिजल्ट आया है? विधानसभा स्टेट का सर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सारे इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इनकी है। ठीक है, क्लियर है? ये सारे इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इनकी है। इनके अलावा अब कौन से इलेक्शन इसके अलावा बचे हैं? सर पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी वाले सर। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी वाले। फिर ये कौन कौन करवाता है सर पंचायती राज? इनके लिए अलग बॉडी एग्जिस्ट करती है कौन सी बॉडी? सर। स्टेट कुछ ऐसे करती है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। इलेक्शन कमीशन। हाँ जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायती राज जो आपके थर्ड टीयर के इलेक्शन है, जो आपके पंचायत के इलेक्शंस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज इन सब के इलेक्शंस होते हैं, वो हर स्टेट के अंदर एक अलग इलेक्शन कमीशन एग्जिस्ट करती है। स्टेट वर्ड की जगह बस उस स्टेट का नाम आ जाएगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरला, मतलब जिस भी स्टेट के अंदर होगा। लोकल इलेक्शंस ये बॉडी करवाती है। बाकी नेशनल और जो स्टेट लेवल के इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। क्लियर है? तो आपको ये डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से इलेक्शंस करवाती है। क्लियर है? तो इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब ओरिजिनली बनाई गई थी 1950 में, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। बाद में 1989 में इसमें 2 एडिशनल कमिश्नर डाल दिए गए, पर वो
टेम्परेरी था, उन्हें जो स्टेटस दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कब की गई, वो 1990 में की गई, जिसके थ्रू इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। अब इसमें 3 कमिश्नर्स होते हैं, पर इन 3 कमिश्नर्स की ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देता है। ये फर्क याद रखना, ये कभी पेपर में आ सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी आपके 2 हैं, इन दोनों के सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में फर्क है, यानी कि इन्हें बराबर की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। देखो होता क्या है, आपके जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, चाहे यूपीएससी के मेंबर्स हों, चाहे इलेक्शन कमिश्नर्स हों, चाहे कैग हो, चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, इन सबको ना ऑफिस से रिमूव करना बहुत मुश्किल है। यही इनके लिए सिक्योरिटी है। यानी कि अगर देखो सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में कंट्रोल में है, अगर वो इन लोगों को आसानी से हटा पाए, ये तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये तो अपने टेन्योर से डरते रहेंगे कि आज निकाल दिया, कल निकाल दिया, ये तो फिर उनकी हर बात मानेंगे। जरूरी है कि तुम उन्हें प्रोटेक्शन दो, उसके लिए उन्हें हटाने का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल बनाया हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने। वो मैं आगे जाके अभी प्रोसेस मतलब यहीं पे बताता हूँ, उससे पहले मैं फर्क बता दूं। पर बिकॉज ये ओरिजिनली बॉडी 1950 में सिर्फ एक पर्सन को ही कहती थी, ये प्रोविजन एक्चुअली चेंज नहीं हुआ। रिमूवल का प्रोसेस जो मुश्किल है ना, वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुश्किल है, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी बात आ जाती है, जहां पे इलेक्शन कमीशन मतलब कैसे लॉन्ग टर्म में कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकती है बॉडी, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग है ना, वो बाय मेजॉरिटी होती है। यानी कि 3 लोगों में से 2 लोग जिस साइड हो जाएंगे, वैसे इशू डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे मेजॉरिटी की बात आती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अलग से पावर नहीं दी हुई। ठीक है, जैसे हम जब सुप्रीम कोर्ट का वो कोलिजियम पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे चुने जाते हैं, उसके लेट्स वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोलिजियम में कितने लोग होते थे? CGI +4 सर। सीजे प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पर अगर किसी को अप्रूवल दिलवाना है, कितने लोगों की हाँ चाहिए होती थी? CGI +3। सीजीआई प्लस 3। इसका मतलब ये था कि सीजीआई की अलग से हाँ चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अलग से हाँ चाहिए, और 3 जजेस, यानी कि यहाँ पे मेजॉरिटी बने, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हाँ अलग होती है। हम इन्हें टोटल करके 5 नहीं लिख देते, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अलग हाँ है। यहाँ पे मेजॉरिटी अगर ये दोनों एक साइड हो गए, इसकी बात अपने आप खारिज हो जाएगी। बल्कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर सिर्फ इससे दिया गया है, इन दोनों को नहीं दिया गया। तो ये थोड़े कंटिजियस इशू हैं। बेसिकली आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, पर उसका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो सेम है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। यानी कि आपके पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को 2/3 मेजोरिटी से हाँ बोलनी पड़ेगी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से हाँ बोलनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ इस ग्राउंड पे, सिर्फ 2 ग्राउंड्स पे वो रिमूव हो सकता है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे, और किसी ग्राउंड पे उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट हो पहले करंट अफेयर में? आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना, इसे भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, पर यहां पे सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस से रिमूव कर देता है। यादवी, इम्पीचमेंट जो वर्ड है, इम्पीचमेंट का मतलब वैसे रिमूवल होता है, पर इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं। वो जो वर्ड है ना, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं, बाकी सबके लिए रिमूवल वर्ड ही यूज होता है। ठीक है, बात वही है, इम्पीचमेंट एक्चुअली है तो रिमूवल ही, वर्ड का मतलब वही है, बस उसे थोड़ा सा फैंसी वर्ड दिया हुआ है क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन है। ठीक है, बाकी मतलब सेम है। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स।
देखो इंडिया में इस टाइम फिर से जैसे अब कोविड के सर जाने लगा है, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपके लास्ट ईयर भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की ना बहुत डिक्लाइन कर गई थी। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, वर्कर्स अपने घर चले गए थे, तो आपका लॉस अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि आपके इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन गिरती गई थी और लेबर नहीं थी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही थी। जब इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम आती है, बेसिकली हमें इंडस्ट्रीज को देखना क्यों ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा लेबर को अगर जॉब्स मिल सकती है, मतलब एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, कहीं पे लेबर को सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। ठीक है, सर्विस सेक्टर कभी भी इतनी जॉब्स नहीं दे सकता होता। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्रॉप कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका अ, हम्म, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्रॉप कर रहा है, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में आपके जॉब्स भी जाने लग जाएंगी। जैसे इस न्यूज़ के बिल्कुल साथ में एक और भी न्यूज़ आई हुई थी आपके अखबार में, वो ये थी कि आपकी अराउंड 70 लाख लोगों ने, इंडिया के अंदर 70 लाख लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है सिर्फ अप्रैल में। यानी कि पिछले महीने 70 लाख इंडियंस की जॉब चली गई थी। वो इसलिए गई है क्योंकि जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट पिछले महीने पड़ना शुरू हुआ, जॉब लॉस तभी शुरू हो गया था। ठीक है, और वो इस महीने और बढ़ेगा। ये जितने भी आपके चीज़ें हैं, ये आपके ना एक्चुअली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये हर मंथ रिलीज होता है, इसमें शो होती हैं। तो एक्चुअली वैसे तो अप्रैल में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में ग्रोथ ज़रूर हुई है, पर ये ग्रोथ बहुत ही कम है, इसलिए कहते हैं ये लार्जली फ्लैट था। यानी कि जितनी मार्च में ग्रोथ थी उतनी ही अप्रैल में ग्रोथ हुई, थोड़ा सा फर्क आया, बस थोड़ा सा ऊपर गया ये। तो ये पॉइंट आउट करता है या तो आपकी स्टैग्नेशन आ गई है, पर इसके बाद जब मई का आएगा ये देखना ये फॉल करेगा पक्का। तो आपका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पहले से ही एक तरह से बता देता है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कब कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, इसमें 0 to 100 का ये पूरा इंडेक्स होता है। अगर 50 से ऊपर का नंबर है किसी में, यानी कि आपकी क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपैंड हो रही है, और अगर 50 से नीचे हैं तो यानी कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट चीज है ई वे बिल। ई वे बिल पता है किसके साथ जुड़े हुए हैं? जतिन है क्लास में, तो जतिन को बताना चाहिए। नहीं है, उसके फील्ड के कंसर्न के थे। ई वे बिल, ई वे बिल बेसिकली आपके होता क्या है, आपको पहले पता होगा कि आपके ना, आपने सुना होगा जो चुंगी नाके होते हैं, हर क्या कहते हैं स्टेट की बॉर्डर पे टोल टैक्स होते होते थे। ठीक है, कि एक कोई भी जो कार्गो व्हीकल है, यानी कि जो ट्रक है या कुछ भी है, जब उसने एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना होता था, उसे हमेशा वहां पर रुक के टैक्स भरना पड़ता था और फिर वो आगे जा चल सकता था। इससे प्रॉब्लम क्या होती थी हमारे इंडिया में, अगर हम हर बॉर्डर के नाके पे अगर हम अपने सारे ट्रांसपोर्ट को रोक रहे हैं, वहां पे फिर ट्रक्स की एक तो लाइन लग जाएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बड़ी जल्दी टैक्स भरा जाता है। सारा पेपर वर्क सब कुछ फाइनल होगा, फिर जाके उसे स्लिप इशू होगी, फिर वो आगे जा पाएगा। अब इसके कारण होता क्या है, जितना आपका कार्गो, जितना भी आपका कमर्शियल कार्गो डिले होता है ना, उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, जो अल्टीमेटली आपके इंडिया के अंदर इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डालता है, क्योंकि जितना महंगा सामान होगा उतना ही एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा सामान इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है बाकी सबसे, तो तुम्हारा सामान इंटरनेशनल मार्केट में कोई क्यों खरीदेगा, और इंडिया के अंदर भी लोगों को महंगा सामान मिलेगा, प्लस सप्लाई चेन्स में प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, हमारे तो ऑलरेडी सप्लाई चेन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। सप्लाई चेन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना,
कैसे ऑर्गेनाइज करना है सामान कि सब तक सामान पहुंचे। तो उसके लिए जगह जगह पे गोडाउन्स, स्टोरेज, प्रॉपर सड़कें, ठीक है, उसके बाद आपके ट्रक्स की प्रॉपर पार्किंग्स जहाँ पे वो रुक सकें, ठीक है, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जब कंट्री में होगा ना तभी कंट्री प्रॉपरली सप्लाई चेन मैनेज कर सकती है। हमारे इंडिया में इस टाइम सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है, इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे अभी इस टाइम इंडिया में दिख रहा है। बेसिकली इंडिया में जैसे सप्लाई चेन की तो मैं अभी इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दूं। बेसिकली इंडिया के अंदर ऑक्सीजन की ओवरऑल कमी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर जितनी इस टाइम हेल्थ सेक्टर को ऑक्सीजन चाहिए उतनी इंडिया में बन नहीं रही है। हमारी सारी प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की। बन उड़ीसा में रही है, चाहिए दिल्ली में, वो जाने में ही इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि वो लगातार जो रास्ते में रुकावटें हैं सब कुछ, उसके कारण वो चीजें डिले हो रही हैं। तो हमें सप्लाई चेन हमारी सामने दिख रही है कि कितनी स्ट्रेच आउट हुई पड़ी है। तो ये जो ई वे बिल हैं, ये बेसिकली वन ऑफ दीज फैक्टर्स इन्हें कम करने के लिए बने थे कि बेसिकली ये जो नाके हैं इनके ऊपर रुकना ना पड़े ट्रांसपोर्ट को। तो ई वे बिल क्या है, ये जीएसटी देखो, क्योंकि ये आपके जो टोल टैक्स थे ये भी जीएसटी के अंडर आ गए थे, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज जो ट्रांसपोर्ट की जाती है, चाहे जो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है या वो 200 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, सामान 200 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर रहा है या एक दिन से ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, ये तीन कंडीशंस याद रखना। देखो, अगर कोई भी कार्गो लेके जा रहे हैं, अगर उसका 50,000 से ज्यादा का सामान है उसके अंदर, ठीक है, प्लस या एक्सेप्ट कोई भी एक चीज हो सकती है, या जो भी सामान जा रहा है वो 200 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, यानी कि ट्रक ने 200 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल करना है या एक दिन से ज्यादा लगाना है ट्रांसपोर्टेशन में, इनमें से कोई भी एक कंडीशन होगी या कोई मल्टीपल कंडीशंस होंगी, उसके लिए हमेशा ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल के अंदर हमेशा बेसिकली ई वे बिल क्या है, ये आपने एक तरह से एडवांस में जीएसटी भर दिया। ई वे बिल के अंदर कहाँ से वो कार्गो शुरू हो रहा है और उस कार्गो ने कहाँ पहुंचना है, ये सारी डेस्टिनेशन फिल की जाती है, कितने का सामान जा रहा है, कितना लोड है, ये सारी चीजें इसके अंदर फिल कर दी जाती हैं, पूरी डिटेल इसके अंदर फिल कर दी जाती है। उसके बाद आपका जो भी ट्रक वाला है उसे एक प्रिंट आउट, मतलब उसके पास प्रिंट आउट होता है जिसके अंदर ये सारा लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं और अल्टीमेटली उन्हें यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी कभी चेकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बिना ई वे बिल के वो ट्रैवल कर रहे हैं, ई वे बिल के साथ तो उन्हें ट्रैवल करना ही पड़ेगा, ठीक है, पर इस तरीके से। क्लियर है? तो ई वे बिल आपका एक तरह से जीएसटी है, जो पहले टोल टैक्स होता था उसे हटा के अब इस तरीके से कर दिया गया है, ठीक है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो इसमें? नो सर। नो सर। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स का लेक्चर।